आज हम पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हम समझेंगे। तो अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ, तो रिमूवल ऑफ किसका होगा? ऑटोमोस्ट सेल का होगा, यानी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम का होगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड मतलब समझते हैं। आइसोलेटेड मतलब होता है क्या? वो किसी से बॉन्डेड ना हो, वो किसी से बॉन्डेड ना हो, उस पर किसी का फोर्स और रिपल्सन ना लग रहा हो और अट्रैक्शन नहीं लग रहा हो, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। और समझते हैं कि इसको गैसियस मीन्स गैसियस। अब समझेंगे हम आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि जो सबसे लूजली बॉन्डेड आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका डिफिनीशन देख, आयनाइजेशन एनर्जी का होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर मोस्टली लूजली outermost cell electron in a ground state. In a ground state, isolated gaseous atom is known as ionization energy. Is known as ionization energy. तो हम समझेंगे आगे। अब आगे देखते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन निकालने की बात की, किससे इलेक्ट्रॉन निकालें? गैसियस एटम। तो एक मैंने एटम लिया, आइसोलेटेड एटम, कौन सा? गैसियस का। ठीक है, इसमें हमने एनर्जी दी और यहां से जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इस तरह से बनेगा। अब बताओ इसको कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी करेगा? फर्स्ट, इसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। फिर से देखिए, अगर हम इसमें से ही फिर से इलेक्ट्रॉन निकालें, फिर से इलेक्ट्रॉन निकाल, एनर्जी दिया मैंने और इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? Na+2। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से ही फिर से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला, +2 है, फिर एनर्जी मैंने दी, तो बताइए यहां पे हो जाएगा Na+3। तो बताइए कौन सा है? आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है, थर्ड। तो बताइए मैंने एक ही एटम से बार बार इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस टर्म को मैं बोलूंगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलूंगा? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलूंगा? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, अब इसके बाद जब हम ये समझ रहे हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी तो समझेंगे। ये हमारा सोडियम था, सोडियम था, इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट था। फिर इससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड था, Na+2। फिर इससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, Na+3। ठीक है, ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी 3 हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन है। जब मैंने इसमें से एनर्जी देकर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 10 प्रोटॉन। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 प्रोटॉन हो गए। यहां तक देखते हैं। ठीक है, यहां तक। अब बताइए हमको, ये जो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा होगा स्ट्रांगली। ठीक है, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा होगा स्ट्रांगली। अब बताओ वहीं पे 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा होगा इससे ज्यादा स्ट्रांगली, कहीं ज्यादा 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ के बैठा होगा। तो हमको बताइए कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगा? आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा किसमें है? तो हम ऑर्डर पूछें आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, सबसे ज्यादा देख लीजिए।
उससे कम हमारा एनर्जी लगेगा आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, और उससे कहीं कम लगेगा आयनाइजेशन एनर्जी 1। ये हमारा ऑर्डर है, ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। एक चीज और आगे देखिएगा, क्या हम इसी चीज को अब जेड इफेक्ट बोल सकते हैं? जेड इफेक्ट समझते हैं? यहां पे देखिएगा, क्या हम जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट ऑफ थर्ड, थर्ड बड़ा होगा, जेड इफेक्ट सेकेंड इससे छोटा होगा जेड इफेक्ट फर्स्ट का, फर्स्ट का। अब देखो, तो बताइए जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन 10, ये ज्यादा इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, इससे कम लग रहा है इसमें, इससे कम लग रहा है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस समझ में आ रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे, इसमें एक चीज और समझेंगे। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे, आपसे क्वेश्चन दे दिया हो कि आयनाइजेशन एनर्जी n का और आयनाइजेशन एनर्जी n-1 का, इवन n-1 का, और n का वैल्यू हमको 3 दिया हुआ है, तो बताइए इन दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? तो देखिए 3 है इसका, और इसका हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो यहाँ इससे पता लग रहा है कि हमेशा इससे इसका n का वैल्यू बड़ा होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड है, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, तो थर्ड में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी का भी यूनिट होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एटम होता है 9.6.4 किलो जूल पर एटम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है 23.1 किलो कैलोरी एक्सपेंड। ये हमारा यूनिट हो गया। चलिए आगे 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 देखते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर इफेक्ट, अब इसके आगे आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी। ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इसको देखेंगे। देखिए पहला किस फैक्टर पे डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी? तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो समझिएगा इसको, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा हो रही है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। सेकेंड, अगर जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया, तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। थर्ड, नंबर नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा क्यों? अब देखिए, क्या नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर थोड़ी कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
एनर्जी थोड़ा कम देनी पड़ेगी, तो वही आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट 4, अगर सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा मतलब स्लेटर कांस्टेंट बढ़ेगा, स्लेटर कांस्टेंट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है। तो बताइए ये इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा, धक्का देगा। तो बताइए न्यूक्लियस का इससे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। जब आसान हो जाएगा तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट 5 पेंट्रेशन इफेक्ट। पेंट्रेशन पेंट्रेशन पावर, पेंट्रेशन पावर इफेक्ट। अब देखिए क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नजदीक कौन रहेगा, न्यूक्लियस के नजदीक कौन रहेगा, एस। तो बताइए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो बताइए इसमें से, यहां देखिए पेंट्रेशन पावर किसका ज्यादा होगा, इसका। इससे कम किसमें, पी। इसके कम ये ऑर्डर है डी, इससे कम एफ। ये होगा हमारा पेंट्रेशन पावर इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस के जो नजदीक रहेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी। चलिए इसके बाद आता है हमारा 6th नंबर, सिक्स्थ नंबर हमारा आ जाता है हाल्फ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड। अब देखिए हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का बात करें जहां तक, तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने पहले समझ लीजिए हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड दोनों स्टेबल होती है। हाफ फील्ड थोड़ा कम स्टेबल होती है किसके, फुल फील्ड के कंपैरिजन में। मगर पार्शियल फील्ड होते हैं वो और कम स्टेबल होते हैं हाफ फील्ड से भी, ठीक है। तो वही देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका 8 है। दोनों का हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए 1:2, 2:2, 2p, 2p 3, इसका 1:2, 2:2, 2p 4। अब इसका जो ऑर्बिटल में देखिए ये हमारा हाफ फील्ड है, ये हमारा पार्शियल फील्ड होगा। देखिए पार्शियल फील्ड, तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन निकालने में किसमें ज्यादा पावर लगेगा, इसमें। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका ज्यादा। आप फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैग्नीशियम। ये हमारा मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। यहाँ पे देखिए इसका हो जाता है 12, इसका हो जाता है। अब देखिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2:2, 2p 6 और 3s2, इसका हो जाएगा 3p1। अब बताइए दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी किसमें, बहुत इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा पावर किसमें लगेगा, इसमें। तो इसलिए ये हमारा हो जाता है हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद जो हमारा आता है, इसके बाद जो हमारा आता है पीरियड। पीरियड, पीरियड में समझेंगे हम, पीरियड में हम समझेंगे कि अगर लेफ्ट टू अगर राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जे डिफेक्ट बढ़ता है, जे डिफेक्ट बढ़ता है, जे डिफेक्ट बढ़ता है। तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जैसे ही, तो बताइए
हमको इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो एक एग्जांपल देखिए, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो हमने बोला था लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, तो चलिए ठीक है उसी के क्रम, मगर इसमें कुछ वेरिएशन आते हैं, अभी बना रहे हैं तो पूरा पूरा सही नहीं, सही करेंगे। इस तरह से लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो बढ़ते आ रहा है, चलिए ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया। मगर अब इसमें कुछ वेरिएशन है, कुछ चेंजेस है, उसको मैं ठीक करूंगा, ठीक है। अगर इसमें इधर से बात करूं तो ये जो नियोन है नोबल गैस है, जब नोबल गैस है तो ये क्या है, फुल्ली फ्यूल्ड है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसमें आ रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो बताओ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में और मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली पॉइंट है कि नोबल जो हमारा नोबल गैस है, जो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। वेरिएशन क्या होती है देखिए, वेरिएशन देखिए, यहां पे वेरिएशन क्या होता है देखिए, देखिए देखिए इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका 5, इसका 7, इसका 8। अब बताइए इसका कितना होता है, 2:2, और बताइए 2p1। क्या इसमें पेंट्रेशन इफेक्ट लग रहा है कि नहीं, पेंट्रेशन इफेक्ट लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हुआ, इसका। इस पे में इसमें जो वेरिएशन एडजेसेंट डोमिनेट करेगा सिर्फ अपने एडजेसेंट एटम, माने कि बगल वाला को, अब बाकी सब में कोई वेरिएशन नहीं करेगा। सेम इसी तरह से देखिए, इसमें भी देखिए 1:2, 2:2, 2p, बताइए 3, इसमें 2p4। तो बताइए इसमें इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल हो रही है, बाकी सब सही है, ये सब वेरिएशन है। हाँ एक नोट पॉइंट और, ये जो है ना, हम हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला, ये जो हम थर्ड सीरीज तक ही लगा सकते हैं, वो फोर्थ फिफ्थ में हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इसका एक रीजन है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते तो सेल नंबर बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चलते साइज बड़ा हो जाता है, तो न्यूक्लियस का पावर अटैक करने का कमजोर हो जाता है, इसलिए अपना वो हाफ फील्ड फुल फील्ड कंपनसेट करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो वैलिड नहीं है। तो ठीक है, इतना, जय हिंद।